नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है और इसके जो फर्स्ट पोर्शन है उसका नाम है आदिकाल। दूसरे पोर्शन का नाम है भक्तिकाल। तीसरे पोर्शन का नाम है रीतिकाल और चौथे पोर्शन का नाम है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मित्रों, आज हम यहाँ पर आधुनिक काल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक काल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 50 क्वेश्चन किए जाते हैं, उसमें से 30 से ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल से लिए जाते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और वर्तमान में जो कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा आधुनिक काल 12 के सिलेबस के अंतर्गत ही आता है, तो उसी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल की अगर हम समय सीमा की बात करें तो आधुनिक काल का जो समय सीमा है वो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी से अब तक। 1843 ईस्वी से जो अब तक का समय है वो आधुनिक काल का समय माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इस हिंदी के चतुर्थ कालखंड में गद्य की प्रमुखता के कारण इस आधुनिक काल को एक नया नाम दिया है और वो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने उसको गद्य काल बोला है, क्योंकि इसके अंदर गद्य की प्रमुखता थी, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के इस चतुर्थ कालखंड को गद्य काल नाम दिया है। और जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं ने इस आधुनिक काल को जो नाम दिया है वो वर्तमान काल नाम दिया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल नाम दिया है। ये तो इसकी समय सीमा और काल के नामाकरण के बारे में। और रामचंद्र शुक्ल ने जो ये जो गद्य काल का समय माना है वो इसका माना है 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक का ही इसका समय माना है। अब हम इससे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि हिंदी गद्य की शुरुआत कहां से हुई, यानी कि खड़ी बोली गद्य का विकास कहां से हुआ। तो खड़ी बोली गद्य के विकास की हम बात करें, खड़ी बोली गद्य का विकास, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो एक कवि आते हैं और उस कवि का नाम है गंग कवि। गंग कवि द्वारा एक लिखित पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये गद्य की पुस्तक है। उसके बाद गंग कवि के बाद में राम प्रसाद निरंजनी का नाम आता है और राम प्रसाद निरंजनी ने 1741 में एक गद्य की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था भाषा योग वशिष्ठ। ये गद्य की पुस्तक लिखी। ये पुस्तक बहुत ही परिमार्जित थी। इसी कारण शुक्ल ने इनको राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ लेखक भी माना है इस भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक के कारण। उसके बाद हिंदी गद्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी नाम उल्लेखनीय है। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से एक बनारस अखबार निकाला। ये भी हिंदी के पक्षधर थे, प्रारंभ में हिंदी के पक्षधर थे और बाद में ये उर्दू के पक्षधर बने। और उसके बाद में राधा लक्ष्मण सिंह का नाम आता है हिंदी गद्य के विकास में। राधा लक्ष्मण सिंह ने भी आगरा से एक पत्र निकाला जिसका नाम है प्रजा हितैषी, जिसमें वो हिंदी की हिमायत करते थे। और राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का भी हिंदी के अंदर अनुवाद किया। उसके बाद जो फ्रेडरिक पिकॉट साहब ने भी हिंदी का समर्थन किया और उसके बाद में नाम आता है गद्य चतुष्टय, मतलब
4 गद्य लेखकों का जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। गद्य चतुष्ट है, इसके अंदर 4 लेखक आते हैं, जिसमें पहला नाम है लल्लूलाल, दूसरा नाम आता है सदल मिश्र, तीसरा नाम आता है मुंशी सदासुखलाल नियाज, और चौथा नाम आता है इंसा अल्लाह खां। ये गद्य चतुष्टय है। अब जो ये लल्लूलाल है, लल्लूलाल के रचना का नाम है, गद्य की रचना का नाम है प्रेम सागर। मैं आपको बता दूं कि 1800 के अंदर कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और 1803 में इसी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर हिंदी उर्दू अध्यापक चुने गए थे जॉन गिलक्रिस्ट, और जॉन गिलक्रिस्ट ने इस लल्लूलाल और सदल मिश्र को हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखवाई थी। यानी कि लल्लूलाल जी का फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंध रहा था। अब इसकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा के अंदर पंडितोपन है, और एक अच्छी बात है कि अरबी फारसी के बिल्कुल भी शब्द इनके अंदर नहीं है। और लल्लूलाल ने एक बहुत अच्छी बात है, जो बिहारी सस्से की टीका है वो लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सस्से की टीका लिखी। ये तो बात हो गई लल्लूलाल की। सदल मिश्र की बात करें तो सदल मिश्र ने एक जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था नासिकेतोपाख्यान। इस ग्रंथ की रचना की, किताब गद्य के अंदर रचना की, और इनका भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था। और इनकी भाषा थी वो भाषा व्यवहारो उपयोगी थी, और इनके भाषा के अंदर पूर्वीपन था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मुंशी सदासुखलाल नियाज की। इनके ग्रंथ का नाम है सुख सागर, और दूसरे ग्रंथ का नाम है ज्ञानोपयोगी। आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था, और जो आपकी भाषा थी, इस भाषा पर कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों का प्रभाव था। और आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी सदासुखलाल की ही गद्य को सर्वाधिक उचित माना है। इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम है उदय भान चरित, और जिसका दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। इनका भी फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई भी संबंध नहीं था। इनकी भाषा अलंकृत थी, मुहावरेदार थी, और किस्सा गोई शैली का इस पे प्रभाव था। यानी कि जो इनका जो पद्यात्मक गद्य कह सकते हैं इनकी भाषा को, ये थे इंसा अल्लाह खां के बाद। तो इन चारों ने भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आधुनिक काल को 1 by 1 स्टेप से पढ़ेंगे, और इस आधुनिक काल के पहला भाग है जिसको हम भारतेंदु युग बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। वैसे भारतेंदु युग की समय सीमा, भारतेंदु के जन्म यानी 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानते हैं। हिंदी के एक बड़े साहित्यकार हुए, नाम है उनका नगेंद्र, और नगेंद्र ने इस भारतेंदु युग को एक नया नाम दिया, और उस नया नाम का नाम है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को नया नाम दिया पुनर्जागरण काल, और इसका जो समय माना है उन्होंने 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक नगेंद्र ने इसका समय माना है। अगर हम बात करें तो भारतेंदु सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। अगर हम दूसरी बात करें भारतेंदु जी के संबंध में, तो हिंदी नवजागरण या अपन बात करें पुनर्जागरण कि अगर कोई जनक है तो वो ये भारतेंदु ही है। अगर हम बात करें कि अगर आधुनिक साहित्य के कोई जनक हैं तो वे वो ये भारतेंदु है। यानी कि समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। अब हम बात करते हैं कि इसको आधुनिकता के क्या लक्षण थे जिसको इसका नाम दिया गया। पहले जो इसका लक्षण है कि साहित्य अपनी जो संवेदना है वो आसपास से लेने लग गया था। इससे पहले जो रीतिकाल चल रहा था
बंदी बंदई परिपाटी पे चल रहा था। रीतिकाल के जो कवि थे वो सिर्फ राजाओं को खुश करने में लगे हुए थे। यहाँ जो आधुनिक काल में विशेषकर जो भारतीय युग में जो कवि आए वो उन्होंने जो आस पास का जो वातावरण था, समसामयिक प्रॉब्लम थी, उनको देखकर अपनी रचनाएं की और जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विषमताएं थी उनका चित्रण किया। और तीसरी बात, उन विषमताओं को पाटने का प्रयास भी किया, यानी कि क्रम की प्रधानता रही, चेतना के जागृति हुई। अब हम सबसे पहले भारतेंदु युग के कवियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारतेंदु के बारे में। भारतेंदु युग के पहले कवि स्वयं खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जिन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। अब हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी इनका जीवन काल रहा। अल्प जीवन अवधि में इन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर, गद्य के अंदर एक बहुत बड़ा नाम कमाया। सही अर्थों में कहा जाए कि अगर मान लो गद्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में ही जो विद्या सुंदर नाटक था, विद्या सुंदर जो बंगला भाषा के अंदर नाटक था, उस बंगला भाषा के नाटक को हिंदी के अंदर अनुदित किया था। उसके बाद ही 1868 में ही इनकी एक पत्रिका आई और इस पत्रिका का नाम था कवि वचन सुधा, जिसके माध्यम से भारतेंदु प्रसिद्ध हुए। और इस कवि वचन सुधा में ग्राम गीतों का संकलन किया गया, विदेशी वस्तुओं कपड़ों का बहिष्कार किया गया, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जो विषमताएं थी उस विषमताओं को उद्घाटन करने का प्रयास किया गया। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1873 में एक और पत्रिका आई और उस पत्रिका का नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, और इसे हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंक के बाद इसका नाम चेंज हो गया और इस पत्रिका का नाम बदल के कर दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। और इस पत्रिका के अनुसार हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हिंदी अपने नई चाल के अंदर ढलने लगी। उसके बाद 1874 में हरिश्चंद्र की एक और पत्रिका आई जो कि स्त्री शिक्षा पे थी। स्त्री शिक्षा पे एक पत्रिका आई जिसका नाम बाल बोधिनी था। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष इस पत्रिका के माध्यम से ध्यान दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से विविध विषयों पर अपना ध्यान डाला, जिसमें वो राष्ट्रीयता की भावना हो, चाहे देश प्रेम की भावना हो, चाहे तत्कालीन समस्या हो, समाज की दुर्दशा का चित्रण हो, चाहे प्रकृति चित्रण हो समाज के अंदर। उसमें उस समय विधवा विवाह, अस्पृश्यता, छुआछूत, जितने भी धार्मिक पाखंड थे, जितनी भी वहां पर विकृतियां थी, उस सभी को अपनी रचनाओं के अंदर समावेश किया। हरिश्चंद्र ने कई मौलिक नाटक भी लिखे और कई अनुदित नाटक भी लिखे, जिसके अंदर उनका वैदिक हिंसा न भवति, विशेष्य वर्षोदम, चंद्रावली, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी, ये जो नाटक थे। उसके अलावा भी उन्होंने भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, धनंजय विजय, कपूर मंजरी आदि कई नाटकों को उन्होंने लिखा। अगर हम हरिश्चंद्र की बात करें पद्य के अंदर, तो इन्होंने पद्य में भी कई रचनाएं की, जिसके अंदर प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, प्रबोधिनी आदि कई कविताओं की रचना हरिश्चंद्र ने की। उसके बाद हम भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के दूसरे कवि का नाम लें तो दूसरे कवि में नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु युग के बहुत बड़े गद्यकार थे। शुक्ल जी ने इनको एडिशन कहा है और प्रताप नारायण मिश्र ने एक पत्रिका लिखी है, उस पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ही
लिखी गई थी। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ने कई गद्य और पद्य में कई रचनाएं की, जिसके अंतर्गत पद्य के अंदर उसकी रचनाओं का नाम है प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। गद्य के अंदर उन्होंने कई नाटक लिखे, जिसके अंदर हठी अमीर और जुआरी खुआरी प्रमुख है। उसके बाद हम भारतेंदु युग के तीसरे बड़े कवि की बात करें तो उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, शुक्ल जी ने इनको स्टील कहा है और इनकी जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। गद्यात्मक रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने एक उपन्यास लिखा है और उपन्यास बहुत ही फेमस हुआ। उस उपन्यास का नाम है 100 अजान एक सुजान। इसके अलावा कई नाटकों की भी रचना की है, जिसके अंदर कलिराज की सभा और रेल का विकेट खेल बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा हम भारतेंदु युग के बड़े कवियों के नाम करें तो उसमें नाम आता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनकी पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाओं का नाम था। और जो इनके पद्यात्मक रचनाएं हैं, जिसके अंदर जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय इनकी प्रमुख पद्यात्मक रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं के अंदर आता है भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद हम और भी कवियों की बात करें तो उसमें नाम आता है, बड़ा नाम ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने पद्यात्मक रचनाओं के अंतर्गत श्याम संपत्ति लता, प्रेम लता, श्याम सरोजनी आदि प्रमुख रचनाएं की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बड़ा नाम आता है लाला श्रीनिवास दास का। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इनका उपन्यास है, और उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, और जिसको हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है परीक्षा गुरु, वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम बात करें भारतेंदु युग के बड़े तो उसका नाम आता है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने पद्यात्मक में एक रचना की है जिसका नाम है भारत बारहमासा, और गद्य के अंदर एक उपन्यास की रचना की है जिसका नाम है निसाय हिंदू। इसके अलावा भी और भी कई कवि हैं जो इस भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है, जिसमें राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास वगैरह कई कवि हैं जो कि भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। अब हम भारतेंदु युग में काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, जिसके अंदर पहली प्रवृत्ति है कि राष्ट्रीयता की भावना। उस समय हमारा देश अंग्रेजों से शोषित था, तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, तो भारतेंदु और उनके साथियों ने दबी आवाज में ही सही लेकिन अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाया। लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की भावनाएं आई और उन भावनाओं के माध्यम से सारे देश के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है समाज की दुर्दशा का चित्रण। तो समाज की दुर्दशा थी उसका चित्रण। देखो उस समय समाज बहुत ही विकट परिस्थितियों के अंदर था। समाज में कई तरह की विकृतियां थी, विधवा विवाह, अनमेरी विवाह, नारियों का शोषण, कृषकों का शोषण, अस्पृश्यता, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, कई सारी वहां पर विकृतियां थी। तो भारतेंदु ने और उनके समाज साथियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको जन जन तक पहुंचाया, जिसमें ये राधा कृष्ण दास की जो भारत बारहमासा कविता है और राधाचरण गोस्वामी की जो कविता है, उन कविताओं का जनमानस पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और लोगों का सीधा समाज की दुर्दशा के ऊपर ध्यान गया।
तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है संगारिकता। अगर हम संगारिकता की बात करें तो रीतिकाल के अंदर ये संगार प्रमुख था, और भारतीय युग में भी जो नक्सिक वर्णन है और नायिका भेद वो प्रमुख रहा है। लेकिन जो प्रताप नारायण मिश्र और जो राधा कृष्ण दास थे उन्होंने श्रृंगार को अपना विषय नहीं बनाया, और बाकी वाले कई ने भी श्रृंगार को सहायक विषय के रूप में अपनाया। उसके बाद हम बात करें प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भारतेंदु की भी कई कविताओं में प्रकृति चित्रण दिखता है। जैसे भारतेंदु की कविता है बसंत की होली में, उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। चंद्रावली नाटिका में यमुना नदी के किनारे का वर्णन है। यानी भी कई तरीके से प्रकृति का आलम्बन रूप में और उद्दीपन रूप में प्रकृति को दिखाया गया है। उसके बाद है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। कई भारतेंदु के कवि विशेषकर प्रताप नारायण मिश्र की जो कविताएं हैं, हरगंगा, बुढ़ापा, जो उसमें है उर्दू का छाप, उसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता बहुत ही ज्यादा है वहां पर। और जो अगली विशेषता है वो विशेषता है भाषा। भाषा की बात करें तो भारतेंदु युग में पद्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा ही पद्य की भाषा रही। और अगर हम शैली की बात करें तो शैली वहां पर मुक्तक शैली ही वहां पर प्रधान रही। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में तत्कालीन समस्याओं को समसामयिक समस्याओं का चित्रण किया गया। तो संवेदना थी, संवेदना आसपास से ली गई, यथार्थ ली गई, वास्तविक ली गई, उसका चित्रण किया गया। आर्थिक राजनीतिक सामाजिक विषमताएं थी, विषमताओं को पाटने का प्रयास किया गया, और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु को ही सच्चे अर्थों में आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार हमारा आज का भारतेंदु युग पूरा हुआ। कल हम आपके बीच में द्विविध युग को लेकर फिर हाजिर होंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे चैनल जरूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।